हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम इस वीडियो में अपनी इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ग्लोबल वार्मिंग, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको सॉरी कहूँगा फॉर द हैंड राइटिंग। ये बहुत बुरी हैंड राइटिंग है मेरी, तो प्लीज़ जस्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं सारा जो भी मैंने शॉर्टकट्स ये सब कुछ बुरी हैंड राइटिंग में लिखा है वो मैं आपको अच्छे लैंग्वेजेस में ऐसे ही पढ़ा लूँगा, ठीक है। पर पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन रेफरिंग टू द ग्रेजुअल बट द कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर थैंक्स टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड द डिफॉरेस्टेशन। वाह, ये थोड़ा सरकास्टिक, थोड़ा मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। डेफिनेशन सिर्फ यहीं तक याद करनी है आपने। इट इज़ अ सिचुएशन रेफरिंग टू द ग्रेजुअल बट द कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब पूरे ग्लोब का, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? जब ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, आई डोंट नो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आई डोंट नो, मैं साइंस में कोई याद नहीं हो अब इतनी, ठीक है। ये सारी जो गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, ये सारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे इन्वायरमेंट में तो उससे क्या कहते हैं? तो उन सब गैसेज को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। अब ओके, अब हमारे एटमोसफेयर के इन्होंने आई थिंक कॉम्पोजिशन बताया हुआ इन्होंने, ठीक है। 31 नहीं, ये बकवास है, ये फैक्चुअल डाटा आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना है, क्योंकि फैक्चुअल डाटा हमेशा गलत हो जाता है पेपर्स में और कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। रीजंस क्या, किस रीज़न से ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। हम लोग बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जला। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? ये जो एक गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं वो फॉसिल फ्यूल आता है। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इज द डिफॉरेस्टेशन। आप बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हो तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। थर्ड क्या हो रहा है? कैटल, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैटल। अब जब आप बहुत ज़्यादा गाय गुए पाल दोगे, अब गाय गुए क्या करेगी? वो गाय वगैरह सारे ये घास घूस खा लेगी, जितना भी सारा घास पड़ा है, जंगल है, वो सारा खाती रहेगी खाती रहेगी, जंगल साफ हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएगी हर जगह। कहने का क्या मतलब है? मतलब बहुत ज़्यादा काउज भी ओवर ग्रेजिंग करती है। ओवर ग्रेजिंग इसे ही कहते हैं कि सारी ज़मीन की सारी घास ही साफ़ कर दी गाय वगैरह ने। मतलब आप लोग सोच रहे क्या बकवास बात कर रहे हो यार, ऐसा भी होता है? हाँ भाई, ऐसा भी होता है। जब गाय वगैरह सारा ही घास खा जाए उसे कहेंगे ओवर ग्रेजिंग। ये भी एक रीज़न होता है ग्लोबल वार्मिंग का। इसके इफेक्ट्स क्या क्या है? इसके इफेक्ट्स क्या है? फर्स्ट इफेक्ट इज़ द मेल्टिंग ऑफ द आइस। मेल्टिंग ऑफ द आइस, अंटार्कटिका की आइस पिघल गई और जो वाटर लेवल था इंक्रीज हो गया और मालदीव्स डूब गया। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ओके, इफेक्ट क्या हुआ? नेचुरल डिजास्टर्स हो गया। आपने अभी पीछे सुना होगा हिमाचल में बहुत सारे फ्लड्स आए, लैंडस्लाइड्स हुई, ये हुआ वो हुआ। मानसून में क्यों क्यों आई? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पता नहीं क्या क्या क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फ्लड्स आने लग गए यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द एनिमल्स, भाई जानवरों के ऊपर भी तो इफेक्ट होगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक अर्थ फॉर्म है, केंचुआ है भाई, वो ज़मीन में है। अब वो अपनी लाइफ बढ़िया जी रहा है, उतने में आपने आगे आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल दिए, जैसे पोटेशियम एंड वट एवर, इतनी सारी केमिकल्स डाल दिया। अब उस केमिकल से उस बेचारे जो कीड़ा है उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो बोलेगा ये तो, इससे तो मैं मर जाऊंगा, और जेनुअनली मरते हैं भाई कीड़े वगैरह इन चीज़ों से। ओके, सॉरी। अब क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में इन्होंने बताया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जितना तुम्हें याद करना है उतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बना था? क्योटो प्रोटोकॉल ने बोला था कि जितनी सारी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इनको अब जो ये काइंड ऑफ इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है भाई, इसको लिमिट करो, कम करो कार्बन डाइऑक्साइड। किसको बोला है? डेवलप्ड कंट्रीज़ को, इंडिया को नहीं बोला है। जितनी सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, यूएसए, यूके, फ्रांस वगैरह, इनको बोला कि भाई अब तुम अपना ग्रीन हाउस गैसेज कम्बश जो तुम प्रोड्यूस करो उसको कम करो, ठीक है। टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द बाय द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन कौन से है? ये वाले सारे, यूएसए, यूके एंड ऑल, ठीक है। जस्ट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, यहाँ पे थोड़ी और भसड़ मच जाएगी, प्लीज़ काइंडली कोऑपरेट विद मी। अब ये ओजोन डिप्लीशन के ऊपर है पूरा पैराग्राफ है। पहली बात तो ओजोन डिप्लीशन की ना डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एक अर्थ की ऐसी लेयर है, मुझे पता है ज्योग्राफी तुम सब लोग भूल चुके हो। एक अर्थ की एक ऐसी लेयर जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्योंकि देखो आपको पता है कि वो अपना जो एटमोसफेयर है वो बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड है, ये वो सो ऐसे ऐसे करके, मतलब बहुत ज़्यादा समझ के तुम, ठीक है। इट हैज़ टू रिडक्शन ऑफ द ओजोन, द प्रोडक्टिव लेयर, जो ओजोन है वो ख़त्म होगी, इसे कहेंगे हम लोग ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ओजोन O3, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ, यू कैन से प्रोटेक्टिव लेयर विच इज़ बिंग डिप्लीटेड। इसके कॉजेज़ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, सेकंड हम पढ़ेंगे कॉजेज़। कॉजेज़ क्या है? CFC एंड BFC। ये CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी 8th क्लास में बहुत पढ़े, ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी। दैट इज़ ब्रूमोफ्लोरोकार्बन्स। ये पहली बात तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह बनते कहाँ हैं? जो कूलर वगैरह होते हैं, फ्रिज वगैरह होते हैं, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस होते थे और जिससे बहुत ज़्यादा हमारे जो ओजोन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था। ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स ये एक अलग चीज़ है, यूज्ड इन द एक्सटिंग्विशर्स। जो ये फायर ब्रिगेड के एक्सटिंग्विशर्स नहीं होते वो लाल कलर के, उससे भी यू कैन से उससे ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस होती थी पहले, ठीक है। अब ये सब कुछ बंद हो चुका है, ठीक है। ओके,
इफ़ेक्ट क्या होगा जिस दिन मान लो ओजोन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भगवान ना करे, किसी दिन अगर ख़त्म हो गई ओजोन, तो क्या करे, क्या होगा, इतनी ज़्यादा रेडिएशन होगी हमारे इन्वायरमेंट में, जिस और इतनी सारी यूवी रेज होगी जिससे हमारे प्लांट्स और हमारी स्किन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी जो स्किन है उसमें स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन की हालत ख़राब हो सकती है, जल सकती है बिल्कुल स्किन हमारी। और जो प्लांट्स है, अगर हमारी स्किन नहीं बच रही तो प्लांट्स तो क्या ही बचेंगे। ठीक है। अब लास्टली हम बात करेंगे थर्ड, ओके, दिस इज़ आई थिंक द लास्ट, दैट इज़ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? अब ये देख रहे हो, अभी जो ये ब्लू कलर के इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये क्या हुआ था, एक टाइम हुआ था ना जब सुना भी था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आता था, मतलब शायद तुम तो पैदा भी नहीं हुए होगे तब। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक टाइम था जब अर्थ का जो अंटार्कटिका वाला रीजन है वहाँ पे ओजोन ख़त्म हो चुकी थी, एक कितना बड़ा होल बन चुका था ओजोन का। मतलब यहाँ पे सारी ओजोन ही ख़त्म हो गई थी, बाकी जगह है ग्रीन जगह में ओजोन है, पर जो ब्लू एरिया वहाँ पे ओजोन बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। अब ये बहुत बड़ी समस्या होगी, सारे देश और लाइक भाई यार ऐसे तो मर जाएंगे हम भी थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब था, तब सारी कंट्री साथ आई, सारी कंट्रियों ने बोला कि अपने साइंटिस्ट को, भाई क्या करना चाहिए हमें बताओ यार, कैसे हम इस चीज़ को ठीक करें। उन्होंने साइंटिस्ट ने बोला, भाई CFC को बैन करो, ठीक है, ये जो BF, ये ब्रोमोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन सबको बैन कर दो। तब एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया। इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जो CFC जैसे हार्मफुल कंपाउंड्स है जिससे ओजोन खत्म हो रही है, इसको हमें यूज़ करना बंद करना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC को बैन किया गया, बस आपको इतना याद रखना है, बाय द कंट्रीज, ठीक है, एक दो आदमी नहीं आए साथ में बोला चलो आज शर्मा जी कल बंद करते हैं हम ओजोन, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। अब देखो, हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे अपनी ज्योग्राफी को, हमारी कंट्री में का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, मतलब क्या क्या चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत प्यारे नॉर्दर्न प्लेन्स है। प्यारे प्लेन्स क्यों है, नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी वीट वगैरह हो जाता है, वीट राइस सब कुछ उग जाता है यहाँ पे। हमारी कंट्री में ब्लैक सॉइल भी है जो कि कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो मतलब ब्लैक सॉइल भी अच्छी बात है, डाइवर्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है। फ्लोरा और फौना, बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना है भाई। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री का क्या मतलब, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब ज़्यादा कीड़े होते हैं। कीड़े को मतलब हम तो सोच रहे हैं भाई क्या, क्यों इतने सारे कीड़े हो रहे हैं, क्या अजीब हो रहा है, बट द थिंग इज इट इज़ पार्ट ऑफ आर, यू कैन से बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीड़े हैं हमारे पास, कि अच्छी चीज़ है ये, बायोलॉजी के परस्पेक्टिव से बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। हमारी कंट्री में बॉक्साइट भी मिलता है, कॉपर भी मिलता है, व्हाट इज दिस, क्रोमैट डायमंड भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, लेड भी मिलता है, लिग्नाइट भी मिलता है, मैग्नीशियम, ये सब कुछ, ये सब इतने सारी चीज़ें लिखी है ना, इनमें से आप ये चीज़ याद कर लो, कॉपर गोल्ड आयरन डायमंड, जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो याद कर लो, वो बहुत ज़्यादा मिलती है हमारी कंट्री में। जो हमारी कंट्री है वो 8%, पूरे वर्ल्ड का 8% जितना भी आयरन है वो तो हम ही ओन करते हैं, हमारे ही अंडर आता है। ठीक है। और जो रिसेंटली एक और चीज़ हमें मिली है, वट इज़ दैट, जो बैटरीज में यूज़ होती है, लिथियम हमें एक जम्मू साइड में लिथियम भी बहुत सारा मिला है। ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो अगर आपको याद रहे, कि वो टीचर भी खुश हो जाएगी, बट ब्रैकेट में लिखना कि एक्स्ट्रा, साथ में एक्स्ट्रा भी लिखना, ये XTR है। ये टीचर ना कई बार जज कर लेती है, बोले ये क्यों लिखा है, तो इसके नंबर काटूंगी मैं। जब टीचर को लगता है ये तो पढ़ा ही नहीं है, बट एक्स्ट्रा ज़रूर लिख लिया करो कभी। ठीक है। 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, हमारी कंट्री में पूरे दुनिया की 18% तो पॉपुलेशन लेके तो हम ही बैठे हैं, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेस कंट्री। ठीक है। हमारी कंट्री में 21.1% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के अंडर है। अब पता नहीं, शायद रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 5% पॉवर्टी के अंडर थे लोग, मतलब अकॉर्डिंग टू द बुक इट इज़ 21.9% पॉपुलेशन। वेट, ओके, वेयर द पॉइंट ऑफ सर्टेनली ऑब्वियसली द एनवायरमेंट इश्यूज, नेचुरल एंडोमेंट, याद नहीं करना, इसको छोड़ो। अब हम जाएंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, मैं सीधा आगे जाता हूँ आपके पास। ठीक है। द डायक्टमी ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। अब डायक्टमी का क्या मतलब भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बोल दूँ कि तुमने इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के जो कॉजेज थे उनको तुमने तोड़ के बांट लिया दो तरह से। ठीक है। किस तरीके से अब यू कैन से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, किन किन बेसिक चीज़ों से। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉवर्टी की वजह से होता है, सेकंड कैसे होता है, एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। पॉवर्टी से कैसे होता है, एक और बार मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक और बार मैं तो डिटेल में नहीं बोलूँगा, कैसे जब लोग जंगल के पेड़ काट के अपने घर में खाना बनाते हैं उस पेड़ को जला के। ठीक है। क्या दो डेंजरस चीज़ें हुई, पहली बात तो पेड़ जला तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इन्वायरमेंट खराब हुआ। दूसरी चीज़, आपने पेड़ ही तोड़ दिया, पेड़ काट दिया, पेड़ काटने से क्या हुआ कि जो जिस पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी थी वो अब ख़त्म हो चुका है।
ठीक है। और इसे ऑफन यूज़ किया जाता है इसके लिए मिसयूज़, ठीक है। मिसयूज़ जो वर्ड है वो पॉवर्टी के साथ किया जाता है, मतलब जब पॉवर्टी की वजह से आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हो तो मतलब आप रिसोर्सेज को मिसयूज़ कर रहे हो, समझो मेरी बात, रिसोर्सेज को आप मिसयूज़ कर रहे हो इन केस ऑफ द पॉवर्टी। एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी, यू कैन से आज आपके पास यू कैन से नोटबुक्स बनाने की एक फैक्ट्री थी, कल आपने 10 और खोल दी, इससे क्या हुआ, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया, जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया, उससे क्या होगा, ओवर यूज़ ऑफ द ओवर यूज़, जो रिसोर्सेज हो गए, जो पेड़ होगा उसको ओवर यूज़ होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होना लग जाएगा सारे पेड़ों को, मतलब और पेड़ काटोगे आप आगे जाके, ठीक है। इट इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसका जो रीज़न है वो ये है। ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया है। ये सारे डिफरेंशिएशन में ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, तो आप ये चीज़ें रख लो। पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी, सेकंड आएगी है मिसयूज़ और ओवर यूज़ वाली, थर्ड क्या होगी, रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ वाली। जो ये एग्जांपल है जो ओवर यूज़ और मिसयूज़ के, ये मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, इस बॉक्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कि इसमें यही चीज़ लिखी है कि पॉवर्टी से मिसयूज़ होता है और प्रोडक्शन से ओवर यूज़ होता है। प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से मतलब क्या क्या बुरी चीज़ें होती है उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, जो हमारी लैंड है उसको डिग्रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा। सॉइल इरोजन का नाम सुना है आपने, जोग्राफी में बचपन में पढ़ा होगा, टेंथ नाइन्थ एट्थ क्लास में ये चीज़ें आई हुई है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिग्रेड हो जाती है। एयर पोल्यूशन हो जाता है, मतलब एयर पोल्यूशन सबको पता है क्या होता है। वाटर पोल्यूशन सबको पता है क्या होता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा कीड़े जो होते हैं वो सारे कीड़े कम हो जाते हैं, मतलब जैसे जियो BSNL के 5G वाले जो टावर्स लगे उससे जो सारी वो अपनी स्पैरोज होती थी वो गायब होगी। क्या हुआ, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो लूज़ हो गया। व्हाट इज़ दिस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा वेस्ट हो रहा है, कूड़ा हो रहा है, कहाँ फेंक रहे हो, उसको मैनेज करने, उसको भी मैनेज करना पड़ता है, एन ऑल इन सब चीज़ों से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का क्या मतलब है। इट मीन्स द लॉस ऑफ फर्टिलिटी और द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड विच अकर्स ड्यू टू द इनअप्रोप्रिएट लैंड यूज ऑफ द लैंड मैनेजमेंट। क्या हुआ, जो आपकी लैंड है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब यू कैन से ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हुई, विच अकर्स ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट लैंड यूज ऑफ द लैंड मैनेजमेंट। जो लैंड यूज़ मेथड थे, जो लैंड मैनेजमेंट मेथड से वो बहुत ज़्यादा पुअर थे आपके, उसकी वजह से आपकी जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो ख़त्म हो गई। आपने इतने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल दिए कि जो आपका मिट्टी थी वो बोली भाई साहब मेरे से नहीं होता, अब भाई तू छोड़ भाई। कहने का मतलब आप समझ गए ना, लॉस ऑफ फर्टिलिटी क्यों हुई, जब आपने लैंड को अच्छे से यूज़ नहीं किया और लैंड को अच्छे से मैनेज नहीं किया। क्यों, और आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा, जो वो सदगुरु की एक सेव सॉइल का एक वो प्रोग्राम चला था ना, वो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए था। जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है उसको काउंटर करने के लिए ये सदगुरु वगैरह नहीं, जो ये सेव सॉइल का प्रोग्राम था वो चला था। अब कंट्रोवर्सीज में मेरे को नहीं डालना, ठीक है। अब देखो, अब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, वापस वही पॉइंट जो मैंने पीछे भी पढ़ाया था। इंडिया में 18%, पूरी दुनिया की 18% पॉपुलेशन लेके हम बैठे हैं, और हमारे पास पूरी दुनिया के 20% लाइफ स्टॉक, मतलब जितने सारे ये गाय बकरी वगैरह ये सारी हमारे पास 20% है पूरी दुनिया में जितनी है। और वी हैव 2.5% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। पूरी दुनिया का सिर्फ हमारे पास 2.5% जोग्राफिकल एरिया मिला है जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब रीज़न ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, अब हम पढ़ेंगे रीजंस। एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, ओके। जो हमारी जो लैंड है उससे डिग्रेड होने के क्या क्या रीजंस रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा गाय वगैरह बहुत ज़्यादा घास खाने लग गई, ठीक है। उसकी वजह से होता है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटने लग गई, उसकी वजह से होता है, उससे भी इरोजन हो जाता है। थर्ड, हम लोग फॉरेस्ट लैंड को यू कैन से वापस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब वहाँ पे अपने घर बना रहे जंगल काट के, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, अब जंगल जल रहे, वो भी एक अलग रीज़न है, ठीक है। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं हम ज़मीन से। आपने पंजाब में रिसेंट, अगर आप थोड़ा न्यूज़ के साथ अवेयर होते होगे, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो पंजाब में एक आने वाली फ्यूचर में जो समस्या है वो क्या है, कि ग्राउंड वाटर लेवल ख़त्म हो जाएगा। और आपने एक चीज़ सुनी होगी, जो ये MSP किसान का मांग रहे थे ना, तो गवर्नमेंट ने उनको एक ऑफ़र दिया था कि हम आपको MSP दे देंगे उन क्रॉप्स पे, मतलब हम आपको राइस पे तो नहीं देंगे MSP। क्यों नहीं देंगे उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। पर जो अगर आप वहाँ पे मक्की उगाओगे या कुछ दूसरे चीज़ें उगाओगे जिसमें पानी कम लगता है जिन क्रॉप्स में, हाँ, तब हम आपको उन क्रॉप्स के ऊपर, जिन क्रॉप्स पे पानी कम लगता है, उन क्रॉप्स को अगर आप उगाओगे तो हम उस पर MSP दे देंगे, वेयर एज राइस पे हम MSP नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये था कि अगर ये किसान इसी तरीके से राइस उगाते, देखो राइस में पानी बहुत लगता है, राइस में इतना ज़्यादा राइस उगाने लगे,
तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो था वो था, अब जो कम बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा इन फ्यूचर 35 में, तो सारा सूखा पड़ जाएगा, तब किसान क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, सरकार चाहती है जो ये राइस है, राइस से लोग शिफ्ट होकर दूसरी चीज़ों को उगाना स्टार्ट करें। ओके। फॉरेस्ट लैंड, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर को बहुत डिटेल में पढ़ लिया हमने। केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करोगे ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है। अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, देखो ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है बट इस बॉक्स को मैं फिर भी पढ़ा लूँगा आपको। एक्सट्रीम लो अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट कवर पर पर्सन, एक इंसान के ऊपर कितना फॉरेस्ट है, इट्स लाइक एक इंसान के ऊपर कितने पेड़ है भाई, एक इंसान यू कैन से एक इंसान के ऊपर कितने पेड़ है, एक एग्जांपल है ये लेने का, मतलब इस चीज़ को जज करने का, लैंड डिग्रेडेशन को जज करने का। वेरी लो अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट कवर पर पर्सन, एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कम पेड़ है, तो कहने का मतलब है कि बहुत बुरी सिचुएशन हमारे इन्वायरमेंट की और लैंड की। सॉइल इरोजन इज अकरिंग एट अलार्मिंग रेट ऑफ, इतना ये नहीं फैक्चुअल डाटा नहीं पढ़ना, बस इतना रखना है कि सॉइल इरोजन है जो वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट से हो रहा है। ओके। अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। अभी एयर पोल्यूशन क्या चीज़ है, एयर पोल्यूशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द पॉइजनस गैसेज इन द एयर ओइंग टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, मतलब जो पॉइजनस गैस है, हम गैसेज है हमारे इन्वायरमेंट में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो ये प्रोसेस है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इनकी वजह से। ठीक है। प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्री बन रही है, और कंजम्पशन मतलब हम बहुत ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेड़ियाँ मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। अब हम जाएंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया में क्या क्या कॉजेज है, किस किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेड़ियाँ मारने की वजह से, मतलब व्हीकुलर एमिशन, गाड़ियों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। गाड़ियों से पोल्यूशन, इन्होंने एक डाटा दिया है, ये तुम एग्जाम में लिख सकते हो क्योंकि ईजी है लर्न करने के लिए। दैट इज़ जब आज़ाद हुए थे ना हम, मतलब 1851 का अगर टाइम पीरियड हम ले एग्जाम्पल में, बस जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो टाइम पीरियड था वहाँ पे, उस टाइम ना सिर्फ 3 लाख गाड़ियाँ थी पूरे देश में। आज के टाइम में पूरे देश में 30 करोड़ गाड़ियाँ हो चुकी है। जस्ट इमेजिन करो भाई कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आज हमारे पास। ठीक है। इन 2019 पूरी देश में आज इतनी गाड़ियाँ हैं। ठीक है। ओके, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन 85 टोटल, ये मेरे को लग नहीं रहा। अच्छा हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारी पर्सनल प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, वो 85% है इस पूरी 80 करोड़ की। हाँ, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं जाओ तुम लोग। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी पोल्यूशन हो रहा है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, फैक्ट्री खोल रही है तो पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द 10th मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री इन द नेशन। देखो कहने का मतलब ये है कि हम लोग 10th मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, मतलब जो सारी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जैसे कि ये यूके हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इनकी रैंकिंग में अगर हम देखें ना, हम लोग 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। द उसकी इसको इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को काउंटर करने के लिए हमने क्या बनाया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, ठीक है, ऑफ इंडिया हैज़ identified 17 categories of the large and the medium scale industries as significant contributor to the air pollution। मतलब जो ये हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये व्हाट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने करीब 17 तरह की इंडस्ट्रीज, इन्होंने बोला है कि 17 वैरायटीज़ की इंडस्ट्रीज हमने आइडेंटिफाई की है जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। मतलब नहीं है याद करने के लायक, क्योंकि आगे एक ये बॉक्स है, इसमें अच्छे से हो जाएगा ये। ठीक है। वाटर पोल्यूशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फ्रेश वाटर, अब हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, अब हम यमुना की बात कर रहे हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुई। मतलब कहने का मतलब है बहुत बुरे हालत है आज के टाइम पे रिवर्स की, जो मतलब कुछ है तो। एयर पोल्यूशन कॉज द हाइपर टेंशन, अस्थमा। हाँ, इसने एक और चीज़ बोली कि एयर पोल्यूशन से काफ़ी सारी बीमारी होती है, जैसे अस्थमा, ये वो, सो रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, बीमारियों के नाम लिखे हैं बस। ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 1-2 नंबर में अगर किसी को ईजी क्वेश्चन डालना हो। ठीक है। अब देखो वाटर पोल्यूशन का क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जब हमारे वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे तो उसे कहेंगे हम वाटर पोल्यूशन। ठीक है। लाइक एयर वाटर इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट टू द ह्यूमन, यार एक तो बच्चों वाली डेफिनेशन लिख देते हैं ये बार बार, मतलब जैसे एयर है वैसे ही वाटर भी है, जो हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन तुम इजीली लिख दोगे भाई, बेसिक है पोल्यूशन की डेफिनेशन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये किस किस कॉजेज़, किस किस चीज़ों से ये पोल्यूशन होता है। फर्स्ट किस किस चीज़ से होता है कि थर्मल पावर हाउस की वजह से पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, अपना जो ऐश मिक्स जो भी सारा वेस्ट होता है सारा नदियों में डाल देते हैं, उससे ख़राब हो जाती है हमारी रिवर्स वगैरह, ओशंस वगैरह। ठीक है। सेकेंडली इट इज़ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, भाई थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गई, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ से। अब इंडस्ट्रीज़ ने अपना वेस्ट जनरेट कर दिया, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट भी कहाँ, केमिकल्स वगैरह जो इन्होंने वेस्ट प्रोड्यूस किया वो भी वापस रिवर्स में चले गए। ठीक है। अब जब इंडस्ट्री में कोई चीज़ बनी, जस्ट कोई अच्छा प्रोडक्ट बना, वो कहाँ गया, डोमेस्टिक
मतलब घरों के अंदर। अब वो घरों के अंदर जब वो उसे यूज़ कर देंगे, वो क्या बनेगा? डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज का क्या मतलब है? जो नहाने से आपका जो पानी बनता है वो सारा डोमेस्टिक सीवेज में आ जाएगा। बर्तन धोते हो उसका पानी सारा डोमेस्टिक सीवेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ मिक्स्ड पेस्टिसाइड्स देन टू द रिवर वाटर्स एंड स्ट्रीम्स। एग्रीकल्चर है, आपने खेत में आपने बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई है। अब सब्जियों में क्या करना है तुमने? कीड़ों से दूर रखना है। केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे, वो केमिकल फर्टिलाइजर नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा, ठीक है। बिटर ट्रूथ। अभी बिटर ट्रूथ क्या है? फार्मर ऑफन वॉश द वेजिटेबल्स इन व्हाट इज दिस, नल्लाज, नालाज होना चाहिए वैसे, फुल ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज वाटर। इफ ईटन रॉ सच वेजिटेबल्स आर श्योर सोर्स ऑफ डेडली डिजीजेस। कहने का मतलब क्या है? जो हमारे फार्मर्स लोग हैं जो सब्जियां वगैरह बनाते हैं, कई खासकर दिल्ली वगैरह में ज़्यादा होता है ये यार, रूरल एरियाज़ में उतना नहीं होता जितना। ये जो दिल्ली का जो सराउंडिंग एरिया, वहाँ पे ये चीज़ बहुत होती है। तो वहाँ क्या करते हैं, जो ये किसानों की जो सब्जियों के लिए जो पानी जाता है वो कौन सा जाता है? जो सीवरेज प्लांट्स में जो ट्रीट करते हैं ना वो पानी, वो गंदा जैसा पानी, वो आप खेतों में भेज देते हो, और उन्हीं खेतों में उसी पानी से पेड़ पौधे उगते हैं, और उसी पानी से किसान उन सब्जियों को धो के वापस बेचते हैं वहाँ पे आपको, दिल्ली वगैरह में बढ़िया बढ़िया जगहों पे, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये भाई साहब बने कब थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? पहले तो इनकी नाम डेट याद कर लो, ठीक है, क्योंकि डेट्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1974 में स्टेट पोल्यूशन बोर्ड बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वो सो इसका किस चीज़ के लिए बना था ये भी आगे हम पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मतलब किस चीज़ के लिए बनता? एड्रेस करने थे दो तरह के पोल्यूशन, दैट इज़ द एयर पोल्यूशन एंड द वाटर पोल्यूशन। और सेंटर ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई स्टेट वालों तुम भी ये चीज़ खोलो, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बने। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करते हैं? जब आप जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है वो सीधा रिवर में भेज रही है, अपना सारा कबाड़ फेंक रही है रिवर में, तो वो उसको फिर फाइन लगाएगी, ये करेगी, पेनल्टीज करेगी, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें करेगी, ठीक है। मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ द 125 रिवर। जो ये हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका ये काम है कि जो 125 रिवर्स है इसकी जो क्वालिटी है उसको आप ठीक देखो, जो वेल्स की के पानी की क्वालिटी है, लेक से वो सो इन सब चीज़ों की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करो, और अगर कोई ख़राब कर रहे हो तो उनके ऊपर फाइन लगाओ, ठीक है। फर्स्ट क्या काम है इसका? टू इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट एंड डिसैमिनेट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वाटर, एयर एंड द लैंड इन्फॉर्मेशन। ये क्या है भाई? इन्फॉर्मेशन ढूंढो भाई, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या कैसे पोल्यूशन हो रहा है, इन सब की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और सरकार के पास दो, ठीक है। To provide the technical assistance to the government in preventing the control of the water pollution and the air pollution। इसका काम क्या है? जो गवर्नमेंट को इन कुछ ऐसी ऐसी इन टेक्निक्स बताओ, सजेशंस दो, मतलब गवर्नमेंट की हेल्प करो किस चीज़ में? जब गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि इन्वायरमेंट को बचा सके, इन सारी पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट की हेल्प करो, ठीक है। टू कैरी आउट द अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। वही बात जो वो चले होते हैं ना, वो बैनर लेके वो काम करना है हमारे को, कि भाई लोगों को अवेयर करो कि भाई ये कबाड़ नहीं फेंकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वाटर पोल्यूशन मत करो, वाटर बचाओ से, वाटर सेफ लाइफ, ये वो सो। टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ को देखो भाई, ये अपना सारा कबाड़ ऐसे तो नहीं कि रिवर वगैरह में फेंक रहे हैं, ये वो सो, ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, दिस इज वैरायटी, दिस इज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ लिखा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, ओके। द एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द पॉपुलेशन, चेंज इन द लैंड। देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रही है। उस चीज़ से क्या हो रहा है? जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है। मतलब जो एक कुछ ऐसी कीड़े थे, चीड़े बोल रहा हूँ सॉरी, कीड़े थे, कुछ ऐसे एनिमल्स थे या कुछ स्पैरोज थी, जस्ट टेक एन एग्जांपल, वो सारी ख़त्म होती जा रही है क्योंकि जो हमारा यू कैन से जीने का तरीका है वो बहुत बदल रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इन सारी चीज़ों से, ठीक है। आज के टाइम पे इंडिया में पूरे वर्ल्ड की वेट दिस इंडिया होम टू द 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की, बार बार यही बात हो रही है, पूरी दुनिया की 18% पॉपुलेशन रख के बैठे हुए हैं हम लोग। और अगर हम बात करें हमारे फ्लोरा और फौना की, जो अपने जानवरों की और कुछ सारे प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट वगैरह की वैराइटीज़ है, उसका हम लोग 8% लेके बैठे हुए हैं आज के टाइम पे, ठीक है। ये अगर आप पूछ रहे होगे भाई साहब ये आप डाटा क्यों नहीं पढ़ा रहे, देखो आपको याद होना नहीं और पेपर में लिखना भी मत, क्योंकि टीचर को अगर गलत डाटा मिल गया तो वो नंबर काटेगा, इससे अच्छा तो लिखो ही मत, वो नहीं काटेगा नंबर वरना, ठीक है। द लिविंग प्लांट, व्हाट इज दिस, द लिविंग प्लानट रिपोर्ट ऑफ 2020। एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसका नाम था लिविंग प्लानट रिपोर्ट, बाय किसने किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी? वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, WWF, WW, याद है? इन लोगों ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, रिपोर्ट बनाई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे 12% हमारी कंट्री में इन्होंने पूरी दुनिया में बताया इन्होंने
12%। ओके। हमारी कंट्री में कितने सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो इंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा थ्रेट में है, कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो कौन से 12% ऑफ मैमल्स, मैमल्स कौन होते हैं, साइंस में पढ़ा होगा 9th क्लास में। 12% मैमल्स वो सारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। 3% बर्ड, कुछ ऐसी वैरायटीज़ है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है। 14% कुछ वेट दिस दिस इज 19% कुछ ऐसे एम्फीबियंस है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ये सारी क्या है, तुमने साइंस में पढ़ा है, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, सॉरी। ओके। ओके। द सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, अभी सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, वेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है, ये टॉपिक आया ही क्यों ये, और इसका कैसे ठीक हो सकता है ये। द अनप्लान डेवलपमेंट ऑफ द टाउन्स एंड द अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। अब अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुई, हर जगह घर बन गए, और कोई कई जगह ऐसे भी घर बन गए जहाँ पे रोड भी नहीं जाते, छोटे छोटे पगडंडियों वाले रास्ते जाते हैं। अब भाई वो लोग कूड़ा जनरेट कर रहे हैं, वो कूड़ा कहाँ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अभी कैसे कैसे तो ये जो वेस्ट है इसको डिसैमिनेट करेंगे। ये जो बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुई है, ये सारी प्रॉब्लम्स इन चीज़ों की वजह से हुई है। जैसे सीवरेज फैसिलिटीज़ है भाई, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे भाई रास्ते भी बड़ी मुश्किल से बने हैं। अब उन ऐसी जगहों पे आप सीवरेज वगैरह कैसे, सीवरेज फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करोगे, तो बहुत मुश्किल हिसाब किताब नहीं हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो एक काइंड ऑफ एक सिस्टमैटिकली अर्बन टाउन सिटीज़ बननी थी वो नहीं बनी, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत में बनी है। तो आज के टाइम पे हमारे पास सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की दिक्कत आ चुकी है। ओके। दिस लेड टू द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ द सॉलिड, इट इज एस्टिमेटेड दैट द वॉल्यूम, नहीं करना याद, फैक्चुअल डाटा मत करो याद, क्योंकि तुम पेपर में गलत करोगे। एमसीक्यूज भी नहीं आते, टेंशन नहीं लेनी इसकी, ठीक है। ये चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, इसका जो मेन देखो, चिपको मूवमेंट ना बचपन में इंग्लिश हिंदी के चैप्टर्स में बहुत बड़ा ज़्यादा पढ़ा है कि लोग चिपक, मान लो ये भाई साहब आते थे पेड़ काटने, ये लोग चिपक जाते थे पेड़ों से, भाई हम नहीं काटने देंगे, अगर काटना है तो पहले हमारे को काटो, ये वाले सीन होता था। ये डेट है वैसे, अगर याद करनी है कर लो, वैसे मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, बट आपको बस पता होना चाहिए बेसिक कि क्या क्या हुआ था। अब देखो, जो हिमालयाज़ में जो मूवमेंट हुआ था उसको चिपको मूवमेंट कहा गया है। और जो कर्नाटका में जो मूवमेंट हुआ था, कर्नाटका में जब लोग आए थे पेड़ बचाने, उस मूवमेंट को अपीको मूवमेंट कहा गया है, ठीक है। अब ये कब कब हुए थे, जो चिपको मूवमेंट था वो 1973 से चला आ रहा था, और जो ये अपीको मूवमेंट हुआ है ये हुआ है 1983 में। मतलब बस 10 साल का फ़र्क है, एक डेट याद रखोगे तो दूसरी खुद ही याद हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ मोर देन इनफ, इतना ज़्यादा नहीं जाना तुमने। हाँ, अगर मान देख, इट्स लाइक भाई, अगर मज़े के से तुमने चैन से पढ़ना तो यू कैन जस्ट रीड दिस, बट नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है इस चैप्टर से, इस पार्ट से क्वेश्चन की, ठीक है। अब व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा बचपन में से लेकर पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन, इसको भी मैंने थोड़ा चेंज किया है, जिससे हमने हमारे बचपन में पढ़ी थी वही डेफिनेशन मैंने चेंज करके बना दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। एक ऐसी तरीके की डेवलपमेंट जिससे हम अपनी प्रेजेंट डेवलपमेंट को भी हैम्पर कर रहे हैं, प्लस जो फ्यूचर की डेवलपमेंट है उसको भी कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, आज की जनरेशन की जो हमारी नीड्स हम वो भी पूरी कर रहे हैं, जो आगे हमारी अगली जनरेशन होगी उनकी भी नीड्स को हम हार्म नहीं पहुंचा रहे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, वही चीज़, ठीक है। डाइवर्स क्रॉप, फॉल इन द सॉइल फर्टिलिटी, मतलब क्या क्या दिक्कतें थी जिनकी वजह से ये सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, सॉइल ओवर यूज़ किया लैंड को, इसकी वजह डिप्लीशन ऑफ द स्टॉक, ये सब कुछ वही चीज़ कहानी वापस रिपीट हुई है। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वही डेफिनेशन, और डिस्टिंग्विशिंग प्रोफेसर ऑफ द, ये एडवर्ड बारबी, ओ वाह बारबी तो एडवर्ड बारबी जो भाई साहब है, इनकी रिपोर्ट है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, मतलब इसमें सिर्फ डेफिनेशन याद करो और आपका बहुत प्यारा रेडी हो जाएगा ये वाला टॉपिक भी। ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सस्टेनेबल, इसके ऊपर बल्कि मैं कहूँ ये 2024 का एग्जाम था, इसमें इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बारी का, मतलब जो 2023 और 24 वाला बैच है उस पर ये वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। अब देखो, इसमें बताना है, अभी हमें बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन वो डेफिनेशन में पढ़ लिया। अब हम फॉलोइंग टू मेक दिस कंटेक्स्ट, अब देखो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें क्या क्या चीज़ें लाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रिलायंस ऑन द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें उन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर हमें रिलाई करना पड़ेगा। मतलब आज के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ठीक है। पहले किससे हो रही है, बहुत ज़्यादा कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, पहली चीज़ ये है। सेकंड क्या है, अब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं पहाड़ों में, हिमाचल वगैरह में, अब उन डैम से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो हाँ भाई डैम से बन तो रही है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या नुकसान है। भाई नुकसान नुकसान उन लोगों का है जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं,
कहने का मतलब जो काइंड ऑफ वाटर टेबल था, जो वो एक काइंड ऑफ यू कैन से जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया डैम्स बनने के बाद, ठीक है। जो वाटर लेवल था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा, यू कैन से एक वर्ड होता है सैलाबी, मतलब कहने का मतलब है घरों के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गए, जो जहाँ पे जिन लोगों के घर थे ना डैम वगैरह के पास, उनके घरों के पास, मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई उनकी लाइफ। तो हमें अब रिलाय जो हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे ना, जैसे ये कोल और ये है डैम है, इससे हमें चेंज करना पड़ेगा रिलायंस हमारा, ठीक है। किन चीज़ों के ऊपर हमें और शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे कि सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, जो विंड मिल्स होती है वो लगानी पड़ेगी, और जो मिनी हाइडल प्लांट्स हैं, मतलब क्या हुआ, जो छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले प्लांट्स हैं वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। एलपीजी गोबर गैस इन द रूरल एरियाज, भाई रूरल एरियाज के लोगों को बताओ भाई एलपीजी यूज़ क्या करो भाई, पेड़ पूड़ मत तोड़ के काटा करो भाई, नुकसान हो जाता है एनवायरनमेंट को, वो चीज़ कही है यहाँ पे। दिस वॉज द सेवरल एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ वही चीज़ है। उज्ज्वला, हाँ उज्ज्वला योजना हमारी गवर्नमेंट ने लाई है फॉर काउंटरिंग दिस, मतलब लोगों को एलपीजी दिया है गाँव वालों को, ठीक है। इन एडिशन द गोबर गैस प्लांट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। अब देखो जो गाय का गोबर होता है भाई, उससे भी गैसेस प्रोड्यूस होती है, मतलब यू कैन से, हाँ मतलब जो वो गैस है उसको आप खाना बनाने के लिए यूज़, मतलब जैसे एलपीजी है ना, उसी तरीके की गैस वो बन जाती है गोबर से, जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हो। हाँ, ओके। सीएनजी इन द अर्बन एरियाज, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, जिससे वो ऑटो रिक्शा वगैरह चलती है, जहाँ तक मुझे याद है, वैसे यहाँ होती नहीं है तो मुझे नहीं आइडिया। दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरपोरेशन ने कहा है कि जितनी सारी ऑटो वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह है, जो सब कुछ है, उसको सीएनजी यूज़ करो, वहाँ पे कंप्रेस नेचुरल गैस, उससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। सीएनजी बसेस भी आई है, इन फरीदाबाद एग्जांपल इन्होंने दिया है। सीएनजी बेस्ड, हाँ इतना ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएनजी, तुम्हें पता है अगर तुम शहरों से, बड़े शहरों से, जैसे कि दिल्ली मुंबई, वहाँ पे तो पता होगा सीएनजी क्या होता है। ओके, विंड पावर, विंड मिल्स लगा दो। विंड मिल्स है नहीं है भाई साहब, विंड मिल्स भी नहीं है यहाँ पे। विंड मिल्स पता है ना, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बार कार्टून्स में, टीवीज़ में, ये वो सो विंड मिल्स होती है, बड़े बड़े पंखे होते हैं, तीन जो घूम रहे होते हैं। विंड मिल्स को यूज़ कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, दिस इज़ अनदर थिंग। भाई देखो ना, तुम हेडिंग भी याद कर लोगे ना बहुत ज़्यादा है, बट नहीं, मैं आपको सजेशन देता हूँ, ऐसा करो ना, हर पॉइंट के तीन तीन वो याद रख लेना, ठीक है। मैं तो आपको बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अगर आपको जाना है इन डेप्थ मैं वो भी कर लूँगा, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस इसी में ख़त्म कर लेते हैं। सोलर पावर थ्रू द फोटो, व्हाट इज दिस, फोटोवोल्टिक सेल्स। अब जो आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, सोलर से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, वो किस फोटोवोल्टिक सेल्स को यूज़ करके बना रहे हैं। ये डायरेक्ट सनलाइट को एक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे, ये वो चीज़ लिखी है। इट इज़ नॉन एग्जॉस्टेबल, मतलब एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, सनलाइट ख़त्म नहीं होगी किसी दिन। तो यही चीज़ यहाँ पे कही है, कन्वर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, वही चीज़ बार बार इन्होंने रिपीट किया। मिनी हाइडल प्लांट्स, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। मिनी हाइडल प्लांट्स का मतलब छोटे छोटे, आप जैसे वो डैम होते हैं ना, बहुत लिटिल लिटिल मिनी मिनी जो डैम्स है वो बनाओ, जिससे लोगों का जो मतलब वाटर साइकिल है उसके ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, और बढ़िया तरीके से अच्छे से ज़िंदगी चल जी जा सके, ठीक है। Mini hydel plants are an environmentally friendly way to generate the electricity, especially in the mountainous region। जो पहाड़ों का एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आराम से जनरेट हो सकती है जब आप मिनी हाइडल प्लांट्स को यूज़ करोगे, ठीक है। ट्रेडिशनल नोन प्रैक्टिसेस, ओके। ट्रेडिशनली द इंडिजिनियस पीपल हैव बीन द कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे गांव के ट्राइबल लोग पुरानी ज़िंदगी जीते थे ना, जिसमें वो नेचर के कंपोनेंट होते थे और नेचर के वो एक्सप्लॉइटर और मास्टर नहीं होते थे, वो ज़िंदगी वापस अडॉप्ट करो, ठीक है। कहने का मतलब ये है इसमें, ठीक है। बायो कंपोस्ट है। बायो कंपोस्ट क्या होता है भाई, घर में आपका जो ये प्याज फ्यूज के छिलके हो रहे हैं, ये गाजर के छिलके हो रहे हैं, एंड दीज बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के जो जो भी सब कुछ वेस्ट हो रहा है, उसको मिट्टी के अंदर डालो, उसके टाइम के हिसाब से खाद बन जाएगी, उसको अपने इंडोर प्लांट्स में, एक्सटीरियर प्लांट्स में कहीं पे भी डाल दो और यूज़ कर लो, ठीक है। एक अच्छा सा कंपोस्ट रेडी हो जाएगा आपके पास। ये इन्होंने भाई साहब ने इन सब वेस्ट का वो खाद बना दिया, ठीक है। बायो कंपोस्ट की मैंने, बायोडिग्रेडेशन, देखो बायो कंपोस्ट की ना मैंने कंपोस्टिंग की एक डेफिनेशन मैंने अलग दिया है, क्योंकि ये मेरे को बहुत बकवास लगी डेफिनेशन, इसलिए बायोडिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटीरियल्स रिजल्टिंग इन द रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। अब सोचोगे इतनी बुरी हैंड राइटिंग, सॉरी फॉर दैट अगैन। अब बायो कंपोस्टिंग क्या प्रोसेस है, बायो इट इज़ द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटीरियल्स, बायोडिग्रेड कर दो ऑर्गेनिक मटीरियल्स को, रिजल्टिंग इन द रिच ऑर्गेनिक मैटर। इसका क्या रिजल्ट होगा जब आप डिग्रेड कर दोगे अपने सारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को, जब आप डिग्रेड कर दोगे, इससे क्या बनेगा, रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। मैन्योर का क्या मतलब होता है, खाद बन जाएगी, ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी, ओके। व्हाट इज़ बायोपेस्ट कंट्रोल। अभी बायोपेस्ट कंट्रोल क्या चीज़ है, मतलब एक चीज़ होती है, आपने सुना होगा, एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ।
आपने वो सुना, एक टाइम आया था जब जो प्लेन्स में जो इतने सारे एरिया थे वहाँ पे एक वो कीड़े टाइप होते थे जो पूरा पूरा पेड़ खा रहे थे मतलब पूरा के पेड़ की सारी चीज़ें खा रहे थे। वो क्या बोलते हैं उनको, आई डोंट रिमेम्बर। वो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो सारे इतने ग्रुप में एक बड़ा सा स्वाम आता है और सब कुछ साफ करके चल जाता है ग्रीन चीज़ों को। ठीक है, एक काइंड ऑफ कीड़े होता है वो, मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका। तो जो वो उन कीड़े को मारने के लिए तुम लोग बतख को हायर करो बतख को हायर करो। बहुत फनी लग रहा है बट दिस इज़ एक्चुअली अ थिंग। बायोपेस्ट कंट्रोल का मतलब ही ये है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपके खेत में चूहे हैं, बहुत ज़्यादा चूहे हैं, और वो चूहे आपके खेत के सारे जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने पेड़ है, पौधे हैं, सब्जियां हैं, वो सारे खा रहे हैं। तो आप क्या करो, उनके पीछे सांप छोड़ दो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही में नहीं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे सांप ला लो और वहाँ पे छोड़ दो अपने खेत में। उससे क्या होगा, वो सांप सारे चूहे को खा लेंगे और वो जो सांप है वो तो खाएंगे नहीं आपके पेड़ों को। तो बढ़िया हो गया, आपके चूहे भी चले गए और कोई केमिकल भी नहीं डालना पड़ा। ठीक है। यूज़ ऑफ द एनिमल बर्ड्स इज़ ऑल्सो बींग कंसिडर्ड एज अ कंट्रोलिंग पेस्ट। वही बात है, आप एनिमल बर्ड्स को यूज़ करो जस्ट फॉर यू कैन से पेस्टिसाइड्स वगैरह को सारा वो रिप्लेस करने के लिए, बायोपेस्ट वगैरह। अब हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। सॉरी ओ इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों है? चलो चलो, थोड़ी बहुत समझ आ ही रही है। अब देखो, मैं इसमें सिर्फ जो सीबीएसई के पुराने क्वेश्चंस है वो रिपीट करने वाला हूँ, बाकी नहीं। बाकी आप देख सकते हो अगर आपको वो करना है, प्रैक्टिस करना है। डिफाइन द फॉलोइंग: एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जो मैंने आपको बताया था ना, 60 to 70% चांस है क्वेश्चन के, वो इसलिए बोला था क्योंकि पास्ट ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। स्टेट एंड डिस्कस एनी टू एनवायरमेंटल कंसर्न फेस्ड बाय द इंडिया इन द प्रेजेंट। जो इंडिया में जो दिक्कतें हैं कुछ एनवायरनमेंट की, उसको डिस्कस करो। हमने ये दिक्कतें कहाँ देखी थी, वो जो अर्बनाइजेशन वगैरह था वहाँ पे। ठीक है। ओके। सेकेंडली क्या है, what is meant by the sustainable development? Discuss briefly any two strategies of the sustainable development. मैं आपको एक चीज़ कहूँ, अगर आप इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस को 2-3 बार करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका ये पूरा चैप्टर तब कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको कहूँ, ये 2020 में भी आया था ये क्वेश्चन, और ये इस बार का जो ये 2023 to 2024 का जो बोर्ड का एग्जाम था फाइनल, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज meant बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और डिस्कस where is the question, discuss any two strategies of the sustainable development। किस तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ये पूछे गए थे, ये सारे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये पूछे गए थे एग्जाम में, ये सारे टॉपिक्स। राइट। अब अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग: कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ये कैरिंग कैपेसिटी ऊपर भी आया, कैरिंग कैपेसिटी नीचे भी आया। ठीक है। बायो कंपोस्टिंग को डिफाइन करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करो, एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट को भी डिफाइन करो। कहने का मतलब ये है, जो ये वाला टॉपिक है जो हमने बुक के स्टार्टिंग में किया था, वेयर इज दिस, वेट अ सेकेंड, ये वाला जो टॉपिक है एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप किसी हालत में स्किप नहीं कर सकते। अगर समझ नहीं आया तो ये बार बार इस वीडियो को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, कहने का मतलब है मेरा। और इस चीज़ को ज़रूर समझ के जाओ क्योंकि एग्जाम में ये आना ही आना है। राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। और अगली वीडियो में हम लोग रूरल डेवलपमेंट, आई डोंट नो ये किस सीक्वेंस में आएगी वीडियोज़। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। ओके गाइस, बाय।